हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे एसएससी जेई का स्पेशल लाए हैं क्वालिफाइंग सीरीज, जो कि टॉप 500 क्वेश्चन का है, जो कि मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेगा। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे जेई लेवल की जितना भी इंडिया में पूछा गया आपका एग्जाम है, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिससे आपका इसरो, डीआरडीओ, इसके अलावा आपका सीआईएल रहता है, इसके अलावा उत्तराखंड जेई, झारखंड जेई, बिहार जेई, राजस्थान जेई, मध्य प्रदेश जेई, ठीक है, यूपी जेई, एसएससी जेई, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। इससे पहले 2 लेक्चर आ गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो दोनों लेक्चर को और देखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ से बहुत का क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट भी कर दिया जाता है और आपको ये भी नॉलेज आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं थ्योरी को भी एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ तक हो सकता हूँ। हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जरूरत पड़ता है मैं आप लोग को समझाता हूँ एडिशनल। तो यहाँ पे हम लोग अब जो है ब्राइट स्टूडेंट, यहाँ पे 2 में बात करूंगा। ब्राइट स्टूडेंट यानी कि जो वैसे स्टूडेंट जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से गो थ्रू करके देखते हैं। अगर वहाँ पे मैं किसी चीज़ को मिस कर देता हूँ या डाउट में रह जाता हूँ, तो या फिर डाउट यानी कि मिस कर देता, छोड़ देता हूँ, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करके हमको बताते हैं, ठीक है। तो ये आभा गुप्ता और अनुपम साहा जो हैं आज के हमारे ब्राइट स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा चीज़ है जो मेरा हेल्प किया, जो मुझे लगा है कि ये ब्राइट स्टूडेंट है। देखो होता क्या, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ किसी वीडियो में, कोई भी अगर सेशन में क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका कोई आंसर देता है, तो मानते हैं कि वो स्टूडेंट अच्छा है। बट उससे ज़्यादा वो है कि मैं अगर पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सीरीज बनाता हूँ 100 क्वेश्चन का, फिर 50 क्वेश्चन का, उसमें कोई स्पेशल स्टूडेंट जो उसमें किसी चीज़ में बताए कि सर यहाँ पे आप ये चीज़ मिस कर गए, या फिर सर इसका वैल्यू ऐसा कुछ होता है। मान लो किसी चीज़ का वैल्यू मैं बता रहा हूँ, किसी का वैल्यू 9.8 होता है, सबको होता है 9.81 होता है, बट गलती से मैंने बता दिया 9.91 होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दिया न्यूमेरिकल में कि सर यहाँ पे 81 होता है, आप 91 दिए, इट मीन्स समझ लो कि हर क्वेश्चन को बहुत ही गो थ्रू जा रहा है। तो वैसे ही 2 स्टूडेंट मुझे लगा, इन दोनों का नाम लेना चाहिए। जब भी मुझे इस तरह का लगेगा, अगर मुझे लगा कि भाई किसी स्टूडेंट जो है सच में वो अच्छा है, तो उसका मैं हमेशा नाम लूँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं 2 क्वेश्चन का बात करूंगा, सीरीज 1 और सीरीज 2 में 2 क्वेश्चन ऐसा है जिन्होंने, इन दोनों ने मुझे हेल्प किया, तो उन दोनों को मैं बात करूंगा। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। तो यहाँ पे 32 वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या बोला गया था, वाटर हीट पंप एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड 2 किलोवाट ऑफ पावर इनपुट। यानी कि एक आपका हीट पंप है जो कि T1 टेम्परेचर का है, और ये आपका हीट पंप है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा T2 टेम्परेचर। और T2 टेम्परेचर क्या है मेरा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, क्या है मेरा एटमॉस्फेयर है। और T1 टेम्परेचर क्या है, रूम को। तो रूम को हम लोग गर्म कर रहे हैं, और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट, देखो क्या बोल रहा है कि हीट पंप एक्सट्रैक्ट 10 किलोवाट, यानी कि ये जो यहाँ पे है ये चीज़, ये 10 किलोवाट जो है यहाँ से ले रहा है, जो कि मान लो अगर Q2 मान लेंगे, तो Q2 यानी कि 10 किलोवाट एटमॉस्फेयर से ले रहा है, और ले के जो है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के लेने के बाद यहाँ पे 2 किलोवाट जो है वो पावर इनपुट ले रहा है। और हीट पंप है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से पावर इनपुट देते हैं, यानी वर्क इनपुट करते हैं। ये कितना दिया है, ये आपका दिया है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे Q1 निकालना चाहूँ तो Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 जो आपका हो जाएगा वो हीट इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, एक तो दे रहे हीट दे रहे हैं हम लोग 10 किलोवाट का, और साथ ही साथ हम लोग वर्क इनपुट भी दे रहे हैं। तो 10 + 2 = Q1 हो जाएगा। यानी बोल सकते हो कि Q2 + W जब हम लोग करेंगे एडिशन, तब जब मेरा Q1 मिलेगा, क्योंकि दोनों जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं तब जाके ये मेरा आउटपुट मिल रहा है। समझ आए। तो यहाँ पे हम लोग को Q1 यहाँ पे फाइंड करना, तो Q1 पर क्या पता चलेगा, 10 + 2 = 12। तो यहाँ पे 12 किलोवाट जो है मेरा Q1 आ जाता है। और मेरा यहाँ पे क्या है, हीट पंप है, और हीट पंप के मैंने आपको बताया था कि हीट पंप का जो COP होता है वो होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट। तो यहाँ पे डिजायर इफेक्ट क्या मेरा रहता है, रूम को गर्म करना रहता है। तो रूम को गर्म करना मतलब यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर है उसको हमको गर्म करना था, ये चीज़ हमको डिजायर इफेक्ट यहाँ पे चाहिए होता है, ये नहीं जो कि यहाँ पे T1 टेम्परेचर दे रहा है, यानी कि Q1। और Q1 मुझे कितना मिला, यहाँ पे 12 मिला। तो Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई हीट इनपुट कितना दे रहे हैं, 2 रहे हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जबकि मैंने जो है पार्ट 1 वाले वीडियो में 5 बताया था, मैंने बताया था शॉर्टकट में जल्दी कि भाई डिजायर इफेक्ट ऊपर हीट इनपुट होता है, तो डिजायर इफेक्ट यहाँ पे 10 होता है, हीट इनपुट 2 देना, तो 5 मैंने बताया था। लेकिन नहीं, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर 6 होगा। जिन में कहा था कि 10 हम लोग इनपुट दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो 10 एटमॉस्फेयर से ले रहा है, और साथ ही साथ हीट इनपुट कितना ले रहा है, ये पावर इनपुट 2 ले रहा है। तो यानी कि 12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये जो अनुपम साहब बताए थे ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा।
जो पार्ट 2 हम लोग देखे थे क्वालिफाइंग सीरीज में, इसमें मैंने एक बताया था कि अब 3-4 सीरीज होता है, तो इसका जो बोला था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और आपका जी यानी कि जो आपका होता है आपका रिजिडिटी और के जो होता है बल्क मॉडल, उसके बीच रिलेशन क्या आता है। मैंने बताया था कि 9 kg डिवाइड बाय होता है 3k प्लस जी। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको आंसर बताया था ए। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे 9 kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी, ठीक है, 3k प्लस जी, तो यहाँ पे 3g है, यहाँ पे 3g प्लस k है, ठीक है। तो गलती से मैं ये बताया सही था लेकिन ऑप्शन गलत लगाया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। देखिए यहाँ पे 9 kg प्लस 3k प्लस जी है, तो यहाँ पे 3g प्लस k है। तो ये आभा गुप्ता बताई कि ये चीज़ सर ये आपने गलती से फास्ट में आपको ये बता दिए, क्योंकि रैपिड फायर ये चल रहा था। आप लोग को क्या बताए थे कि भाई हम लोग को 50 क्वेश्चन बनाना है 45 मिनट में, तो हम उसी टाइम से जल्दी जल्दी बता रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया, तो ये दोनों चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज का हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपको भी अगर नाम दर्ज करवाना है तो जब भी ऐसा कुछ आपको लगेगा डाउट, हर क्वेश्चन को अगर अच्छे से जाइएगा तभी चीज़ कर पाइएगा। देखिए मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें 1000 स्टूडेंट आंसर दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगेगा। वो लगेगा कि अगर मैं बताऊँ अभी जैसे मैं अभी 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, अगर 50 क्वेश्चन में कहीं ऐसा कोई चीज़ मिस कर देता हूँ या फिर कुछ चीज़ कर देता हूँ, आप उस चीज़ को अगर पकड़ लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, तब मैं ज़्यादा उसमें मुझे लगेगा कि हाँ ये लड़का जो है बहुत ही अच्छी तरह से लेक्चर को सारे लेक्चर को देख रहा है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्मो का क्वेश्चन है। अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब एक सिस्टम और अगर इन्वायरमेंट को मिला दिया जाए तो मेरा क्या बनता है, तो भाई ये आइसोलेट सिस्टम बनता है। मैंने आपको बताया था एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। बाहर में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। और यूनिवर्स जो है एक तरह से आइसोलेट होता है। आइसोलेट तो यहाँ देखो सिस्टम और इन्वायरमेंट सराउंडिंग होता है, दोनों को मिला देंगे तो आइसोलेट होता है। आइसोलेट सिस्टम क्या होता है सर, आइसोलेट सिस्टम होता है जहाँ से एनर्जी और जो आपका मास है वो बाहर नहीं जाता है। तो हम लोग का जैसे यूनिवर्स है, अर्थ है, आप बताइए क्या अर्थ में जो जितना भी हम लोग का स्टोन है, आपका पहाड़ वगैरह है, पानी है, हम लोग ह्यूमन है, घर है, क्या ये इस यूनिवर्स से और इस हमारे जो यूनिवर्स है यहाँ से बाहर जा रहा कहीं भी एनर्जी नहीं। इसका एनर्जी अगर जाता ना तो एक टाइम ऐसा आता कि जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत ही बिलो हो जाता और बर्फ़ जम के हम लोग मर जाते। दूसरा चीज़ हो सकता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट आ गया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट बढ़ जाता कि यहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा हो जाता कि जल जाता। आप बोलेंगे सर हीट तो बढ़ रहा हम लोग का, वो ग्लोबल वार्मिंग CO2 के चलते बढ़ रहा, वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कम यूज़ करो, यानी रेफ्रिजरेशन में उसमें हम लोग CFC यूज़ करते हैं, उसके चलते एक इसके अलावा जो आप हम लोग का व्हीकल वगैरह चलता है, गाड़ी वगैरह, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कोई बाहर से एनर्जी ना आ रहा ना यहाँ से जा रहा है, जितना हो उतना ही रह रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आया आपको, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है और अंदर जो सराउंडिंग होता है उसको कौन यहाँ पे दोनों को सेपरेट करता है, ये बाउंड्री जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। बात समझ में आया। और यूनिवर्स दोनों को मिला देते हैं तो आपका यूनिवर्स हो जाता है, राइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, दिस प्रोसेस इज वन इन विच देयर इज ओनली वर्क इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे बोला सिर्फ जो आपका वर्क है ओनली वर्क इंटरेक्शन हो सकता है। तो अगर वर्क इंटरेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, देखो एक हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल अब जो हीट होता है वो डायरेक्टली पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है मेरा साइक्लिक इंटीग्रल वर्क में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली वर्क इंटरेक्शन होगा, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब मेरा जो है हीट इनपुट यानी जो आपका साइकिल इंटीग्रल ऑफ क्यू है ये मेरा जीरो हो जाएगा, यानी एडियाबेटिक केस होगा। हम लोग को पता है कि एडियाबेटिक केस क्या होता है, एडियाबेटिक ऐसा केस होता है जहाँ पे हीट इंटरेक्शन मेरा जीरो हो जाता है। बात समझ में है, हीट इंटरेक्शन जीरो हो जाता है। एडियाबेटिक मतलब समझ रहे हो ना, एडियाबेटिक मतलब क्या होता है कि हीट को ना तो हम लोग जाने दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है। बात समझ में है। वहीं अगर बात करेंगे बोले देखो आइसोथर्मल तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्वासी स्टेटिक क्या था, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, जो स्लो प्रोसेस होकर जाता है उसको भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर एडियाबेटिक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बताया गया है। देखो ये ना ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपका ये चेक कर रहा है ना, ये क्या चेक कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको चेक कर रहा है कि बताओ, देखो मैं आप पहले एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। एक आपका होता है हीट एंड वर्क, आप लोग को पता होगा हीट एंड वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन है,
ठीक है। ये लोग पाथ पर्सन है, मतलब ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये लोग प्रॉपर्टी नहीं रहता है, प्रॉपर्टी नहीं है ये लोग। प्रॉपर्टी कौन रहता है? जो पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये लोग पूरा का पूरा किसी भी पाथ पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट फंक्शन हो, जैसे टेम्परेचर होगा तो ये कहीं भी पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन लोग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये लोग पूरा का पूरा पाथ पे डिपेंड करता है। कौन कौन? हीट एंड वर्क। ये चीज़ समझ गए? ओके। तब यहाँ पे आता है कि अगर कोई मेरा सिस्टम, ये मेरा कोई बॉडी है, सिस्टम मतलब कोई बॉडी, लोहा ले लो, कोई भी मेटल का पार्ट ले लो, कोई लकड़ी ले लो, अगर उसमें हम लोग हीट देते हैं तो मेरा क्या होता? तो जब भी हम लोग हीट यहाँ पे देंगे, किसमें? सिस्टम में देंगे, तो वो मेरा पॉजिटिव हो जाता है, और जब हीट यहाँ से निकलेगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं वर्क का बात करूँ कि ये मेरा फिर से सिस्टम है, आप वर्क का बात करते हैं, अगर किसी बॉडी में हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, उस बॉडी में कर रहे हैं, तो नेगेटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर हम कर रहे, उस बॉडी पे हम लोग कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है ना, तो वर्क डन यहाँ पे लेस लेते हैं। लेकिन अगर उस सिस्टम जो है वो सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो पॉजिटिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम काम कर रहा है। तो वही तो हम चाहते हैं ना कि कोई भी सिस्टम, जैसे फैन है, वो वर्क डन कर रहा है, वो घूम रहा है, यानी कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है। लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, मतलब कोई लोड लगा दिए, कोई पंखा चल रहा है, उसको हम लोग पकड़ लिए, नीचे से दबा रहे हैं, यानी कि वो रोटेट नहीं कर रहा है, एनर्जी को हम लोग लॉस करा रहे हैं, तो वो उस पर वर्क डन किया जा रहा है, तो नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। इट मीन्स क्या होता है कि हीट प्रोवाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज टू द सिस्टम इज नेगेटिव। वहीं अगर वर्क का बात करेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए क्लोज सिस्टम रिसीव 60 किलो जूल हीट बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 30 किलो जूल, देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज। ओके, यहाँ पे क्या क्या दिया? क्यू का बात कर रहा, क्यू जो है वो 60 किलो जूल दिया। अब देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का बात करें, यानी डी यू होता है इंटरनल एनर्जी, ये कितना दिया है? मेरा 30 किलो जूल दिया है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, इसमें भले टाइम लग जाएगा तो बताना जरूरी है। यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या बोला गया है? रिसीव कर रहा है, हीट रिसीव। मैंने जस्ट अभी बताया कि हीट जब हम लोग सिस्टम में देते हैं, हीट देते हैं, तो ये पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव है। यहाँ पे 60 किलो जूल जो है पॉजिटिव है। वहीं क्या बोल रहा है कि एनर्जी इंटरेक्शन इज डिक्रीज, तो एनर्जी जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो मेरा क्या होता है? प्रॉपर्टी होता। तो प्रॉपर्टी होता तो डिक्रीज यानी नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे उसका कोई झमेला नहीं, खाली वर्क एंड हीट एंड वर्क का देखेंगे, पाथ फंक्शन है। तो हम लोग पता करेंगे कि देते हैं, दे रहे हैं या रिसीव मतलब निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे इंटरनल प्रॉपर्टी होता तो नेगेटिव, यानी 60 पॉजिटिव और 30 नेगेटिव। ओके, अब हम लोग सिंपली जानते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कि डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल डब्लू। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मैंने जो है डी क्यों लिखा, और एक मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू। आप ये चीज़ हमको बताइए कि क्यों यहाँ पे जो है हम वर्क में भी डेल यूज़ किए हैं और यहाँ भी डेल यूज़ किए हैं, लेकिन जब डी यू का बात की इंटरनल एनर्जी का तो यहाँ पे डी यूज़ किए। क्यों? बिकॉज ये जो है मेरा पॉइंट फंक्शन है। क्या है मेरा? ये पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो पे डिपेंड करता है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ अगर मान लो 30 किलो जूल रहेगा और ये मेरा 60 रहेगा, तो 60 माइनस 30 करके 30 अगर मेरा निकलेगा ना, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? ये मेरा निकल जाके भाई इतना चेंज हो रहा है मेरा इंटरनल एनर्जी का। ये पॉइंट पे डिपेंड करता है, यानी कि इसको फुल्ली तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग को डी लिखते हैं। लेकिन जब भी मेरे डेल का बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि जो डेल डब्ल्यू और डी क्यू है, आपका हीट और वर्क दोनों का दोनों क्या है? मेरा पाथ फंक्शन है, यानी ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसका डिफरेंशिएट हम लोग पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसीलिए इसको डेल लिखते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं। मेरा हीट कितना दिया था? 60 दिया था, रिसीव कर रहा था प्लस 60, और यहाँ पे मेरा जो इंटरनल एनर्जी है वो मेरा पॉइंट फंक्शन है और डिक्रीज हो रहा, घट रहा, तो -30 इज इक्वल टू ये मुझे निकालना था डेल क्यू। तो बस इधर चल जाएगा तो 60 और प्लस 30 हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? डेल क्यू मेरा हो जाएगा यहाँ पे 90। तो बस 90 हो जाएगा किलो जूल आपका आंसर। तो 90 हो गया आंसर। बात समझ में? और ये चीज़ तो आपको पता होगा कि हीट जो होता है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को हीट देते हैं तो मेरा पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट होता है, बट कुछ ना कुछ मेरा इंटरनल एनर्जी, आप मान लो किसी लोहा को दे रहे हो और लोहा को पीट के कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कि लंबा लोहा उसे हम लोग क्यूबिक बनाना चाह रहे हैं, तो उसको तो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, बट उसका इंटरनल एनर्जी भी तो थोड़ा सा घटा या बढ़ा, तो इसी के चलते कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी आता है, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आरआरबी जे 2015 में पूछा गया। और हाँ, आप लोग लाइक वगैरह करते नहीं, कुछ ही लाइक करते हैं, ऐसा गलत बात है। आप लोग प्लीज़, अगर इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा डेली कंटेंट को 50 क्वेश्चन को लाने में हमको 3 आवर अभी लग रहा है, ठीक है। 3 आवर रात में मैं मेहनत करता हूँ, सारा क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, उसका पीडीएफ बनाता हूँ। क्वेश्चन को सिलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट करता हूँ, थर्मो तो थर्मो चल रहा है, ऐसी तो ऐसी चल रहा है। तो जब मैं 3-4 घंटा फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, इतना मेहनत कर रहा, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और बहुत सारा चीज़ जो है मैं लाऊं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या प्रॉपर्टी होता है। एक होता है इंटेंसिव, ठीक है, और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है आपने थ्योरी में मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ। इंटेंसिव वो होता है जो कि इंडिपेंड होता है मास का, मतलब मास पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। और जब एक्सटेंसिव होता है वो मास पे डिपेंड करता है। किस पे? मास पे डिपेंड करता है। कैसे, थोड़ा बताइए, एग्जाम्पल बताइए। मास बोल लो या फिर साइज भी बोल लो, साइज, ठीक है। ये साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये मास और साइज दोनों पे डिपेंड करता है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो इस सबसे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंटेंसिव का बात करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बोतल है और बोतल में आपका पानी है। अब बताइए, अगर बोतल में पानी है और वो गर्म पानी है, तो आप 1 चम्मच भी लिए ना, उसका भी टेम्परेचर जितना होगा ना, उतना ही मेरा पूरा का पूरा बोतल का टेम्परेचर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 बूंद का आप लीजिए ना, अगर 1 बूंद उठाएं, जैसे चाय, तो जितना गर्म है 1 बूंद उठाएंगे तो आपको ठंडा लग जाएगा, और पूरा का पूरा आप ग्लास में लेंगे तो आपको गर्म लगेगा। ऐसा नहीं होगा। यानी कि क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक पूरा का पूरा ड्रम हो उतने ही गर्म होगा, और उससे आप 1 कप उठाएंगे फिर भी उतने ही गर्म होगा। टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? उस तरह एक रूम है, रूम का टेम्परेचर मारो बहुत गर्मी लग रहा है, और बीच में आप दीवार दे दिए, तो आप बताइए क्या दीवार देने से इधर आपको ठंडा इधर गर्मी हो गया? ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे सन का जो टेम्परेचर आ रहा है उतने ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा और मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। मास भी देख लिए, चम्मच भर ले लिए, तो इसमें कौन कौन सा आपका एग्जाम्पल आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ। इंटेंसिव में जो कि मास डिपेंडेंट नहीं रहता है, आप देख लीजिए। टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, प्रेशर नहीं रहता, डेंसिटी भी नहीं रहता है। ऑल स्पेसिफिक जो आता है, जैसे ऑल स्पेसिफिक टर्म, जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारा चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। सब क्या होता है मेरा, इंटेंसिव होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा एक्सटेंसिव का बात करते हैं, जो कि डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आप मिल्क ले लिए, दूध ले लिए, अब दूध का कोई डिब्बा है या फिर पैकेट है, पैकेट को आधा से काट दिए। आप देखिएगा कि इधर मान लो अगर मेरा 600 ग्राम चल गया ना, तो इधर 500 ग्राम आ गया, क्योंकि मास है ना, वो मास तो थोड़ा बहुत अलग हो ही जाएगा। आप कितना अगर बराबर करना चाहेंगे ना, किसी चीज़ को लोहा लिए, लोहा 1 केजी का, अब उसको हाफ काटेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हाफ केजी का ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, ठीक है। कि इधर 500 ग्राम चल गया, कि इधर 600 ग्राम चल गया, थोड़ा बहुत भी आपका वेरी करेगा। यानी क्या हो रहा है, ये मास और साइज पे डिपेंड कर रहा है। समझ आया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसमें क्या कहा जाता है मेरा, इसमें आ जाएगा आपका मास, वॉल्यूम, आपका ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी, इंथैल्पी, कैपिटल ई जो भी आता है, जैसे ई फॉर इंथैल्पी, ई फॉर आपका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, हीट कैपेसिटी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये स्पेसिफिक आ जाएगा ना, वॉल्यूम है, पर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आपका इंटेंसिव हो जाएगा। कि स्पेसिफिक में क्या हो जाता है, वहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आए? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये क्या बोला है कि एक्सेप्ट कौन सा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सारा का सारा इंटेंसिव है। एक जो आपका क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो मास देख लीजिए, मास आपका क्या है, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास है। अगर अलग करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, इधर 500 ग्राम इधर 600 ग्राम हो सकता है, ठीक है। अलग अलग हो सकता है अगर 1 केजी का रहेगा तो। लेकिन देखो डेंसिटी चेंज नहीं होता है, यानी कि इंटेंसिव है। प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है। प्रेशर टेम्परेचर समझ में आएगा। डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी कैसे आप बोल सकते हैं कि भी है। डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। जैसे कि 1 केजी है, 1 केजी का आप चाय बना लिया, आप समझिए ना, 1 केजी चाय बनाए, उस चाय में आपका वॉल्यूम मतलब चीनी समझ लेते हैं, मास अपन वॉल्यूम, चीनी जो है आपका 10 ग्राम है। तो पूरा का पूरा जो उसमें आपका 1 केजी में जितना मिठास लगेगा, अगर 1 चम्मच भी लिए तो आपको उतने ही मिठास लगेगा। जबकि उसका मास क्या हो जाएगा, बहुत ही कम रहेगा। मान लो 10 ग्राम है और उसमें वॉल्यूम रहेगा 1 ग्राम चीनी, लेकिन आपका मिठास क्या कम होगा, जितना आपका पूरा का पूरा केतली का रहेगा ना मिठास, उतना इसमें भी रहेगा। तो बात समझो, डेंसिटी भी जो है वो मेरा क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी मास डिपेंडेंट है। तीनों का तीनों मास डिपेंडेंट है, ये आपका नहीं है, ठीक है।
ये आपका एक्सटेंसिव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो आरआरबी जेई में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था, तो ये भी देखिए डीएम अभी 2018 में पूछा गया था जेई में। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। देखो बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, जो आपका बोथ हीट एंड वर्क है वो आपका पाथ फंक्शन ये बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने जस्ट अभी बताया कि हीट एंड वर्क जो वो पाथ फंक्शन, इसलिए डेल से हम लोग लिखते हैं, प्रोपोल इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, पूरा पूरा पाथ पे डिपेंड करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, करेक्ट आंसर हमको ए मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रोटलिंग प्रोसेस टेक प्लेस एट। देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग माइन्यूट टेम्परेचर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को हम लोग घटाने के लिए जो थ्रोटलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, जो आपका डीओ स्प्रे होता है, डीओ का आप लोग डीओ लगाते हैं, तो डीओ में क्या होता है, अंदर में जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन बाहर जब निकलता है तो हाई प्रेशर रहता है। इसमें क्या होता है, मेरा इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होता है। इसके अलावा जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो भी मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा रहता है, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, यानी एडियाबेटिक, मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर मेरा जीरो हो जाता है। और यहाँ पे माइन्यूट टेम्परेचर से इधर से हम लोग प्रेशर जो रहेगा ना, उस प्रेशर से इधर हम लोग लाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो P1 प्रेशर होगा वो मेरा ज़्यादा होता है P2 प्रेशर से, मतलब क्या होगा, प्रेशर यहाँ घट गया। इसके अलावा यहाँ पे एंथैल्पी रहता है, और इधर भी एंथैल्पी मेरा H1 H2 रहता है। ठीक है, माइन्यूट टेम्परेचर से यहाँ पे पास करते हैं प्रेशर को घटाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा फर्स्ट लॉ, तो क्या होता है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं H2 माइनस H1। तो यहाँ पे क्या देखें कि भाई आइसोलेट होता है, आइडियाबेटिक होता है, तो ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे कोई वर्क डन होता नहीं है तो वर्क डन भी हो जाता है जीरो। तो हम लोग क्या देखें, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हो गया मेरा जीरो, या फिर कॉन्स्टेंट बोल लो, यानी कि एंथैल्पी यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एंथैल्पी कांस्टेंट। और एग्जांपल क्या क्या मैंने बताया, डीओ स्प्रे हो गया, वाटर टेप जो होता है आप जैसे नल का पानी खोलते हैं तो वो भी मेरा क्या हो जाता है, मेरा आप देखते हैं हल्का सा निकलता है, तो प्रेशर जो होता है अंदर में ज़्यादा होता है, बाहर निकलता प्रेशर कम होता है, तो उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, वहाँ पे वर्क डन और हीट भी नहीं रहता है। ठीक है, और आइसोलेट हो जाता है। कैपिलरी ट्यूब जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। समझ आए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, और प्रेशर घटाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें क्या रहता है मेरा कांस्टेंट एंथैल्पी। बेसिकली ये आपको पूछा जाता है क्या कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन 7, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू। क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मैंने बताया ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन वहाँ पे मास कुछ तो होना चाहिए ना। आप लोग कन्फ्यूज यहाँ पे कहाँ हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में। आप लोग बोल सकते हैं सर एनी डिफाइंड रीजन इन स्पेस, लेकिन बाबू एनी डिफाइंड रीजन इन स्पेस, अब स्पेस में किस रीजन का बात करा, हवा का बात करा, कहाँ का बात करा, कुछ तो मैटर होना चाहिए ना, उस मैटर में हम लोग स्टडी करेंगे ना। तो डी होगा करेक्ट आंसर, यानी कि सही तरह से प्रिस्क्राइब एंड आइडेंटिफिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है जिसमें हम लोग स्टडी करना चाहते हैं वही चीज़ तो होता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सिस्टम का बात करते तो मैं कुछ सिस्टम से रिलेटेड बता देता हूँ। पहली बात आप लोग को ये पता है कि सिस्टम होता है, और सिस्टम से बाहर क्या मेरा रहता है, सराउंडिंग रहता है, और इस सराउंडिंग को मेरा अलग कौन करता है, दोनों को मतलब ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है जो यहाँ पे घेरे, जैसे घर मेरा कैसे होता है, घर का जो दीवार रहता है वो समझ लो बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी मेरा सामान है हम लोग रहते हैं वो सिस्टम हो गया, और जो बाहर में जितने इंसान है, गाड़ी, कुछ भी है, दुकान जो भी है आपका, हवा पानी, जब कुछ वो सराउंडिंग हो गया, और बाउंड्री जो उसको अलग करता है। ये चीज़ समझ के दोनों को अगर मिला देंगे सिस्टम और सराउंडिंग को, तो मेरा यूनिवर्स हो जाता है जो कि आइसोलेट रहता है। ये भी मैंने बता दिया। अब मैं बात करूँगा अगर कि जो मेरा बाउंड्री होता है, बाउंड्री वो मेरा रिजिड भी हो सकता है, और साथ ही साथ मेरा मूवेबल भी हो सकता है। मतलब जो बाउंड्री होता है वो मेरा रिजिड, मतलब एकदम फिक्स रहना, और मूव भी कर सकता है। कैसे, जैसे अगर मैं गैस सिलेंडर का बात करूँगा इस तरह से, या पिस्टन लगा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस रहता है ये मेरा क्या रहता है, फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा, मेरा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये फिक्स रहता है, इतने ही रहेगा। सॉरी, ये मूव करेगा, सॉरी मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, ये पिस्टन अगर अभी यहाँ पे है, ये कुछ देर के बाद मैं रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ चल गया, अब पिस्टन यहाँ आ गया, तो अगर पिस्टन यहाँ आ गया तो अब गैस यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाउंड्री जो है वो मेरा मूव कर गया। फिक्स कहाँ, रिजिड कहाँ बाउंड्री होगा, जैसे कोई गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर में जो फिक्स रहता है, मतलब इतना गैस है, तो इसका जो बाउंड्री रहेगा वो मेरा फिक्स रहता है। तो हम लोग क्या देखें कि जो मेरा सिस्टम होता है, सिस्टम का जो बाउंड्री रहता है वो मेरा फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। अब हम लोग सिस्टम का बात करते हैं।
सिस्टम मेरा कैसा होता है, तो टाइप ऑफ हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। और जब मेरा और एक चीज़ में और एक बता दूँ, बाउंड्री में और एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाउंड्री जो होता है वो मेरा रियल भी हो सकता है और मेरा इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इमेजिनरी भी हो सकता है। कैसे रियल इमेजिनरी? मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं एक सिलेंडर का है, सिलेंडर में मेरा गैस भरा हुआ है, यहाँ मेरा क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा रियल बाउंड्री, आपको देखने समझ में आ रहा है कि भाई गैस के अंदर मतलब सिलेंडर के अंदर जितना गैस होगा ना वो मेरा रियल बाउंड्री है, मतलब इतनी बड़ा है, यहीं तो मेरा गैस भरा हुआ, तो रियल बाउंड्री हो गया। इमेजिनरी ये क्या हो गया? इमेजिनरी मान लो बहुत सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में, बट हम लोग क्या देते हैं? बाउंड्री मीन्स जिस सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करना है, और हम लोग दो ही स्टूडेंट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? इमेजिनरी, मतलब दो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके चारों तरफ से हम लोग दीवार घेर दिए हैं कि नहीं इन दोनों का ही बात करना? नहीं, कोई स्टूडेंट टीचर आकर देखना चाह रहा है कि इन दोनों बदमाश हैं, इन लोग करता क्या है देखना हमको है, तो यानी कि इन दोनों के बारे में स्टडी कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम। इसके अंदर जो भी दोनों स्टूडेंट है वो मेरा हो गया सिस्टम। तो और यहाँ पे बाउंड्री है तो मेरा इमेजिनरी बाउंड्री हो गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और बाकी सिस्टम आपको पता है कि टाइप ऑफ सिस्टम में कितना होता है? ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेट सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है? एनर्जी, और अगर मैं बात करूँगा मास का, ओपन सिस्टम में एनर्जी भी मूव कर सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग, और मास भी मूव कर सकता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी तो मूव कर सकता है, मास मूव नहीं कर सकता है। और आइसोलेट में क्या होता है? ना तो एनर्जी मूव करेगा ना तो आपका मास मूव करेगा। एग्जाम्पल ओपन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ओपन सिस्टम का जैसे नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, पंप हो गया। इसमें देखिएगा पानी, देखिए एक तरह से निकल रहा है एक तरह से बाहर जा रहा है, तो पानी में एनर्जी रहता है, हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी रहता है, वो भी बाहर जा रहा है, और मास यानी पानी भी बाहर जा रहा है। क्लोज सिस्टम का बात करेंगे, जैसे आपका क्या है? प्रेशर कुकर जिसमें हम लोग खाना दाल वगैरह बनाते हैं, आप क्या देखिएगा वहाँ पे? मास, उसके अंदर जो दाल रहता है, क्या दाल बाहर जाता? नहीं जाता, लेकिन हीट जो आप देखिएगा जब सीटी मारता है तो क्या निकलता है? वहाँ से भाप निकलता है, स्टीम निकलता है। तो स्टीम क्या है? एक तरह से एनर्जी हो गया ना, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी बाहर निकलता है। आइसोलेट में क्या हो गया? जो हम लोग कॉफ़ी रहता है, इंसुलेटेड कॉफ़ी यानी बोतल रहता है, जो हम लोग थर्मस का बोतल यूज़ करते हैं, ठीक है, मिल्टन का बोतल यूज़ करते हैं, वहाँ देखते हैं जो भी हम लोग उसके अंदर रखते हैं, कोई सूप रखते हैं, चाय रखते हैं, तो ना तो वहाँ से हीट निकलता है, ना जो आपका मैटर यानी कि जो आपका कॉफ़ी या जो भी रखे, वाटर रखे, वो निकलता है। तो वो हो गया आइसोलेट सिस्टम। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक्सटेंसिव क्या होता है? जो कि मास पे डिपेंड नहीं कर, सॉरी, मास पे डिपेंड करता है मेरा, यानी मास और साइज पे, मतलब मास को अगर आधा कर देंगे तो वो भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रेशर वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो मेरा इंडिपेंड होता है मास का, टेम्परेचर भी और डेंसिटी भी। तो ए हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सारा मैं बता दिया हूँ। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पूरा कौन सा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव या इंडिपेंड, इनसे इंडिपेंड, मतलब जो मास इंडिपेंड रहेगा, मास का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी और एंट्रोपी तीनों मैटर करता है। देखो एनर्जी मैंने बताया था, ऑल टाइप एनर्जी जो होता है मेरा कैसा होता है? एक्सटेंसिव, तो तीनों तो हो गया मेरा एक्सटेंसिव। प्रेशर मेरा इंटेंसिव, तो ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। इंटेंसिव पूछा था, प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे यूपी में पूछा गया, ये जेई का क्वेश्चन है ये सारा चीज़, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो आपका किस में पूछा था? यूपी एसएससी। देखिए यूपी का आने लगा है अभी, यूपी का एसएससी जेई, यूपी जो पीआर यूवीएन में पूछा गया है सारा क्वेश्चन है। तो देखिए हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, हर रीजन के, इंडिया के हर रीजन से जेई लेवल का आएगा क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन सेशन को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा आप लोग, ठीक है। स्पॉट द ऑड वन, आपको स्पॉट करना है कि कौन सा सबसे अलग है। देखो मैं यहाँ पे ना मैं बहुत तरीके से इसको बना सकता हूँ। पहला चीज़ अगर आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, तो देखिए स्पेसिफिक इंथैल्पी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, और आपका यहाँ पे क्या दिया? वर्क एंड प्रेशर दिया है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी। देखो वर्क जो होता है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। वर्क मेरा क्या कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन अब देखिएगा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और एंथैल्पी जो है वो एक मेरा प्रॉपर्टी है। दूसरा चीज़ मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसका आंसर आप, कि भाई ये तो आप लोग को समझ में है ना कि वर्क हम क्यों बोले प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि वर्क एक मेरा पाथ फंक्शन होता है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वर्क क्या होता है? मेरा पाथ फंक्शन होता है, और जो पाथ फंक्शन होता है वो क्या होता है? मेरा प्रॉपर्टी सिस्टम का नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो भी मेरा जो पाथ फंक्शन है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे 2 ऑड हो जाएगा, मेरा बी और सी जो है मेरा ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? मेरा अलग है। और वहीं अगर बात करेंगे एंथैल्पी का, क्योंकि देखो एंथैल्पी मेरा होता है क्या? एक्सटेंसिव,
प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे एक्सटेंड जो आपका ये स्पेसिफिक दे दिया तो ये क्या हो गया मेरा इंटेंसिव हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ जो है मेरा क्या आ रहा है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ रहा है, और यहाँ मेरा दो चीज़ क्या आ जा रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, पहला तरीका। लेकिन आंसर तो आपको ये देना है, और यहाँ पे आंसर दिया गया डी, तो भाई किस बेसिस पे दिया गया, तो ये चीज़ नहीं होगा। दूसरा देखो क्या हो सकता है, आप दूसरा ये चीज़ बोल सकते हो सर जो मेरा एंथैल्पी है वो तो मेरा एक तरह से एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी खुद ही है, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं जो भी काम करते हैं वर्क जो एक तरह से एनर्जी है, तो तीनों का तीनों मेरा क्या है, एनर्जी है। लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर हम लोग का क्या था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, तो ये एक तरह से जो है लोड या फोर्स होता है, किसी चीज़ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आए, तो डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। बात समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। 11 में कुछ इरोर था इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया, जो भी नहीं यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे वो कुछ इरोर है इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिया गया, ठीक है। चाहे प्रीवियस ईयर में ही उसका क्वेश्चन गलत था इसलिए उसको हम लोग नहीं सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। हीट इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिप्रेजेंट एनर्जी इन ट्रांजिट। देखो ट्रांजिट का क्या मतलब यहाँ मैं पहले बताता हूँ। ट्रांजिट क्या होता है ना, जैसे आप लोग को पता है एनर्जी जो होता है ऑलवेज हाई टू लो ट्रांसफर होता है, तो ट्रांजिट का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हीट एक तरह से एनर्जी होता है, आपको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो सिस्टम टू सराउंडिंग कैसे जाता है, तो ट्रांजिट के फॉर्म में ही जाता है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी का मतलब हाई टू लो जाता है। बात समझ में आया। जैसे आपके बॉडी में भी थोड़ा बहुत हीट रहता ही रहता है ना, हम लोग के अंदर बॉडी टेम्परेचर है कुछ, लेकिन जब आग के पास जाते हैं तो आपको गर्मी लगता है ठंडे के दिन में, क्यों लगता है, जबकि आपके अंदर भी थोड़ा बहुत तो हीट रहता ही रहता है। आप ठंडा के दिन में अंदर जाके आप अगर टच कीजिएगा तो आपको देखिएगा थोड़ा बहुत आपको हीट रहता है। तो भाई ऐसा क्यों, तो आग से जाता है, क्योंकि एनर्जी का ये नेचर ही होता है कि वो हाई से लेकर लो तक कन्वर्ट जाता है, ठीक है, हाई टू लो जाता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हाई हेड टू लो हेड बोल सकते हैं, जैसे प्रेशर भी देखते हैं हाई टू लो जाता है, बैटरी का भी देखते हैं जो जाता है, तो सारा चीज़ ये जो सही आंसर ए हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। आइसोलेट सिस्टम क्या करता है, मैंने बताया था आइसोलेट होता है जाकर ना तो मेरा एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है और ना ही मेरा मास ट्रांसफर हो सकता है, उसको आइसोलेट बोलेंगे। जैसे थर्मस हो गया, ठीक है, इंसुलेटेड थर्मस। तो यहाँ पे आंसर आप कौन सा हो जाएगा 13 का, देखिएगा पहला नंबर बोल रहा है कि मास ऑफ द सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री, नहीं करता है। एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस क्रॉस, नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं। बोथ मास एंड क्रॉस द बाउंड्री, नहीं, डी हो जाएगा। बोथ मास एनर्जी सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, राइट। बाउंड्री मतलब समझ रहे हैं ना, ये मेरा सिस्टम है और ये मेरा सराउंडिंग है, तो सिस्टम सराउंडिंग जाने नहीं देता, कौन रोकता है, बाउंड्री रोकता है। वही बोतल का जो कैप रहता है जो आपका स्टील का बना रहता है, इंसुलेटेड स्टील का, ठीक है, वो चीज़, तो डी हो जाएगा। ये RRB जे 2015 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए यूपी अब जेईई में पूछा गया था 2015 में, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी। देखिए इस सबसे कितना क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी क्या बोले थे, जो भी पॉइंट फंक्शन होता है वो मेरा प्रॉपर्टी होता है, और नॉट ए प्रॉपर्टी यानी कि जो मेरा पाथ फंक्शन होगा प्रॉपर्टी नहीं होता है। आप देख रहे हैं हीट एंड वर्क होता है तो हीट पहला आ गया करेक्ट आंसर, तो ये मेरा क्या होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता, सिंपल सा बात है। बाकी टेम्परेचर देखो पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। प्रेशर भी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम नहीं है, वही मेरा वर्क मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट स्पेसिफिक आ गया तो मेरा क्या हो गया, एक्सटेंसिव। मतलब देखो आखिर प्रॉपर्टी तो है ना, मान लेते हैं कि ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, अगर वर्क वॉल्यूम भी रहता तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्पेसिफिक आ गया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी तो है यानी पॉइंट फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बोला गया, तो हीट मेरा नहीं होता। वर्क भी होता, अगर वर्क रहता तो वो भी आंसर हो सकता था हीट के जगह में, ठीक है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब तो आप लोग पकड़ ही लेंगे 100%, तो इंटेंसिव बोला है, तो इंटेंसिव मीन्स क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। बाकी वॉल्यूम और एनर्जी है काइनेटिक और दोनों, तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of the system it अस देन कॉल्ड, क्या कहते हैं, जब ना तो मेरा मास जाता है ना एनर्जी जाता है, तो भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेट सिस्टम बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लड़का क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, सर यूनिवर्स क्यों नहीं होगा, आप जस्ट अभी बताए थे कि आइसोलेट सिस्टम होता है, यूनिवर्स भी। बाबू आइसोलेट जो होता है एग्जाम्पल है, आइसोलेट सिस्टम का एग्जाम्पल है यूनिवर्स, यहाँ एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ जिसमें मास और एनर्जी नहीं ट्रांसफर होता है। हाँ आइसोलेट अगर नहीं रहता तो यूनिवर्स मार सकते हैं, क्योंकि ये आइसोलेट होता है, आइसोलेट सिस्टम का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ बी आंसर है, ऐसा बात नहीं, लेकिन ये अगर नहीं रहता तो, लेकिन ये एग्जाम्पल है यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन क्वांटिटी। यहाँ बोला कि पाथ फंक्शन को होता है हीट एंड वर्क, तो यहाँ पे वर्क देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ टू सिस्टम आर सेम देन दे सेड टू बी विच टाइप ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सॉरी विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था कि कोई भी अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम का बात करूंगा तो 3 तरह का चीज़ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आता है मैकेनिकल आ जाता है इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल मैंने क्या बताया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो क्या बोले, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका हो जाता है एक क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल में क्या होता है, जितना भी तरह का फोर्स वगैरह रखता है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। केमिकल में क्या, जितना भी केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा केमिकल का बात किया ना, तो केमिकल मतलब किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन का बात कर रहा है। मतलब बात समझ में आया कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ द टू सब्सटेंस आर सेम। जैसे कि मान लो एक H2O है और एक H2O है, H2O मेरा एक वाटर है और एक मेरा स्टीम है, तो भाई है तो दोनों का केमिकल सेम ही, केमिकल पोटेंशियल सेम है, दोनों का दोनों पानी है, तो अगर दोनों का मिला देंगे तो दोनों डिफ्यूज़ कर जाएगा। डिफ्यूज़ मीन्स क्या, तो मिल जाना। दूसरा एग्जांपल अच्छा से और ले लो कि एक मेरा पानी है, ये भी मान लो वाटर है, और ये वाटर है, एक 60 डिग्री सेल्सियस में है, एक 55 डिग्री सेल्सियस में है, तो दोनों का दोनों डिफ्यूज़ कर जाएगा क्योंकि दोनों वाटर है। तो ये क्या जो डिफ्यूज़न, तो ये केमिकल कंपोजिशन के चलते हुआ, ठीक है। आ जाते हैं 19 पे। 19 में क्या बोल रखा है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या होता है भाई हेट्रोजीनियस, देखो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होता है, जब पूरा का पूरा थ्रू आउट द सिस्टम में उसका जो प्रॉपर्टी है वो मेरा सेम नहीं है, इसमें क्या होता है, सेम मेरा नहीं है। लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है, थ्रू आउट द सिस्टम मेरा जो प्रॉपर्टी है वो मेरा सेम है। कैसे, जैसे कि मान लो मिल्क ले लो, ब्लड ले लो, इसके अलावा ग्लू होता है, लोशन होता है, दूध वगैरह होता है, सारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अगर आप पूरा का पूरा कहीं भी देखिएगा तो उसका तो दूध का जो कलर होता है, वाइटनेस होता है, या फिर उसका जो गाढ़ापन होता है, डेंसिटी होता है, वो एक जैसा मिलेगा। अब अगर आप ब्लड लेंगे तो ब्लड का ऐसा नहीं होता कि आप अगर हाथ में काट के निकालते हैं खून तो वह ज़्यादा रेड निकलता है, पैर का काटेंगे तो वहाँ पे पीला हो जाएगा या फिर रेड कम हो जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा थ्रू आउट द सिस्टम रहता है सेम, जो उसमें जो सब्सटेंस रहता है। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है। जैसे शुगर और सैंड को मिला दिए तो भाई आप देखे थे कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे टॉय का बॉक्स और एग्जांपल हेट्रोजीनियस का, एक बच्चा का जो खिलौने का डिब्बा होता है, आप देखिए वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खिलौना होता है, एक जैसे नहीं होता है, तो हेट्रोजीनियस। आइस और आपका वाटर हो गया, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम्पल क्या हो गई वो चीज़। तो यहाँ देखेंगे क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइस एंड वाटर दिया है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी देख लीजिए एटमॉस्फेयर एयर, तो एयर तो भाई एयर ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है वाटर, तो बात एक ही है, उसका भी सेम रहेगा, ठीक है। कूलिंग फ्लूइड, तो फ्लूइड ही है, वो भी सेम रहेगा। आइस एंड वाटर जो रहेगा एंड स्टीम, ये तीनों जो रहेगा वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ होगी इसका आंसर। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन यहाँ पे नहीं है, आपको दिख रहा है कि हीट जो होता है वो मेरा पाथ फंक्शन होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं होता है सिस्टम का, ना ही पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन चलते, ये देखिए सारा यूपी में पूछा गया है, UPRVNL JEE में पूछा गया था 2016 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 22 में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है। पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, इससे थ्योरी देखो, हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं ना, फीवर जैसे आपका आता है किसी भी टेम्परेचर का, तो एक तो करते हैं फ़ारेनहाइट से, एक करते हैं सेल्सियस से, एक करते हैं केल्विन से, तीनों से करते हैं। एक रेंडम भी होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तीनों से पूछा जाता है। आपको ये पता होना कि चाहिए इन लोग का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। जो फ़ारेनहाइट होता है उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 32 में फ्रीज हो जाता है। बॉइलिंग कितना में होता है, 212 में, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये जो है वो बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। सेल्सियस आपको सबको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। केल्विन का अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि 273 होता है, इसमें ये आपका फ्रीजिंग होता है, और 373 जो होता है वो मेरा इसका क्या होता है, बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये मेरा फ्रीजिंग होता है। ये तीनों चीज़ पता चल गया। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं, बहुत कोई रटाता है कि F-32 डिवाइड में 9 = C/5, नहीं, रटने का कोई जरूरत नहीं। देखो क्या करना है, एक फ़ारेनहाइट है, एक सेल्सियस है और आपका केल्विन है, तीनों को आप लिख लिए, तीनों के नीचे में डिवाइड कर दिए, = दे दिए। अब आप देखिए कि तीनों को कितना कितना डिवाइड किया गया है। फ़ारेनहाइट आपको कि मैंने क्या बताया था कि 32 से लेकर 212 तक रहता है। अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखते तो 180 आता है, तो नीचे में आप 180 दिए, डिफरेंस आपको नीचे लिखना है।
सेल्सियस में क्या देखें कि भाई एक 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, यानी कि 100 डिफरेंस है, 100 दे दिए। केल्विन में क्या देखें 273 से लेकर 373 तक जाता है, तो 373 कितना का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस, नीचे में 100 डिफरेंस दे दिए, बस इतना दे दिए। अब क्या करना, तीनों का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो लिखना ऊपर में माइनस करके। अगर मैं बात करूँगा फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना बोले 32, मतलब -32 कर दीजिए। केल्विन का कितना होता है 0 होता है फ्रीजिंग, -0 कर दीजिए, ठीक है। और केल्विन सेल्सियस का 0 होता है, और केल्विन का कितना 273, -273 आप कर दिए, बस दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 0 से 0 यहाँ काटेंगे, तीनों का काट दीजिए, इसका अगर हाफ करेंगे तो 9, इसका हाफ करेंगे तो 5, इसका हाफ करेंगे तो 5। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला यहाँ पे, अगर करेंगे कि F-32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू C, 0 था 0 हटाओ, C/5 इज इक्वल टू यहाँ हो जाता है केल्विन -273 डिवाइड बाई 5। अब बस यहाँ पे देखो किसका किसका बात किया, सेल्सियस का और यहाँ पे फ़ारेनहाइट का, तो इन दोनों का बात करेंगे, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का। F-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C/5, तो चलो पुट कर देते हैं, F-32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। यहाँ पे क्या बोला है कि सेल्सियस जो है 40 है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो सेल्सियस की जगह में हम लोग 40 पुट कर देंगे, सेल्सियस की जगह, बस हो गया। वो क्या करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ को बस कैलकुलेशन करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 से अगर कटेंगे 8 बार में तो कट जाएगा, तो F-32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये 72 जो आ जाएगा, और F बराबर इस 32 को इधर ले जाएंगे तो +32 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 730, 100 इंटू 4 104 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं, तो बस आंसर आ गया 104। समझ आया, मेनली चीज़ है आपको ये भी मैंने बताना कि इस तरह का अगर कुछ भी आए तो आप बना सकते हैं, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एयरक्राफ्ट इंजन इज एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट में क्या रहता है आप देखते होंगे, जो एयरक्राफ्ट आपका रहता है कुछ इस तरह का जो रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है, तो यहाँ पे जो वेंस लगा रहता है, यहाँ पे रहता है मेरा इंजन, और ये जो रहता है मेरा ओपन सिस्टम टाइप रहता है। कैसा रहता है, ओपन सिस्टम, एयर जो है वो बाहर अंदर जा सकता है, इधर से निकलता है इधर से बाहर भी जा सकता है, तब जाके जाएगा ना, नहीं तो वहाँ पे मास ज़्यादा हो जाएगा तो गिर भी सकता है, तो एरोप्लेन, तो ओपन सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टरबाइन वगैरह ये तो आपको पता है कि ओपन सिस्टम टरबाइन, अभी बताते हैं, टरबाइन होता है, नोजल होता है, ठीक है, आपका पंप होता है, जो आपका पावर प्लांट में जितना लगा रहता है सब जो है आपका ओपन सिस्टम होता है, एक तरफ से इंटर करता है दूसरी तरफ से आउट हो जाता है, इन एंड आउट होता है, इसीलिए। 27 व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला, ये बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे गिब्स फेज रूल्स। गिव्स फेज रूल क्या बोलता है कि P + F इक्वल टू, ये सारा चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ, तो आप लोग लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, लेकिन अगर देखें तो एग्जाम के लिए P + F इक्वल टू C+2 होता है, ठीक है। इसको मैं सही तरह से लिख देता हूँ, क्या हो जाता है P + F इज इक्वल टू C+2। यहाँ P क्या होता है, P जो होता है मेरा फेज होता है, फेज मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फेज। F मीन्स क्या होता है, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, DOF होता है, क्या होता है ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और C क्या होता है, ये कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब मेरा N2 है या O2 है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, या हाइड्रोजन है, जो भी है कंपोजिशन उस चीज़ का यहाँ पे बात करता है। तो इस चीज़ में यहाँ बोल रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा कि यहाँ पे फेज़ कितना हो जाएगा, फेज़ तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर जो होता है मेरा सॉलिड में भी मिलता है, जैसे आइस ले लो सॉलिड में, आपका गैस H2O जो होता है वो मेरा गैस के फॉर्म में मिलता है, और स्टीम जो होता है वो मेरा स्टीम मतलब जो गैस होता है वो स्टीम के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे 3 फेज में पाया जाता है, यहाँ पे सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, और मेरा गैस में भी पाया जाता है, जैसे आइस हो गया, पानी हो गया और हवा हो गया, उसमें भी स्टीम रहता है। फेज तो 3 हो गया। अगर मैं बात करूँ C कंपोजिशन, तो सारा का कंपोजिशन एक ही रहता है भाई, स्टीम है वो भी H2O है, लिक्विड वो भी H2O है और गैस भी H2O है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P + F इज इक्वल टू C+2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे P मेरा कितना निकला, 3 निकला, तो यहाँ पे 3 + F इज इक्वल टू C मेरा कितना निकला 1 + 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये इधर 3 जाएगा, तो इधर 3 से 3 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आया, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा कितना निकलेगा, 0 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, थर्मोडाइक प्रॉपर्टी। थर्मोडाइक प्रॉपर्टी जो होता है वो मेरा क्या होता है, कैन हैव डिफरेंट वैल्यू व्हेन दिस सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट,
यानी कि जो उसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टी का था पॉइंट फंक्शन होता है, यानी पॉइंट पे वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब बी माइनस अगर ए करेंगे तो मेरा निकल जाएगा पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग होता है, तो वो मेरा पाथ पे होता है। पाथ जो होता है हर पूरा पूरा पाथ पे डिपेंड करता है। बी नंबर कह रहा है डिपेंड ऑन द पाथ हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। बात एक ही बात है, फिर पाथ का बात कर दिया, यानी हीट एंड वर्क का बात कर रहा है। डज नॉट डिपेंड ऑफ द पाथ हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, हाँ ये सही होगा, वो पाथ हिस्ट्री पे यानी पाथ फंक्शन में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और डी नंबर फिर से डिपेंड ऑन द पाथ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। गिब्स फेयर रूल, अभी जस्ट मैंने बताया था गिब्स फेयर रूल क्या होता है आपका 29 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी नंबर पी प्लस इक्वल टू सी, मतलब पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2, यहाँ पे सी क्या कंपोजिशन है, एफ है फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, पी क्या है फेज है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन होज वैल्यू, क्या होता है, मैंने जस्ट कोई सारा देखो सारा चीज़ को मैं बता दिया हूँ। ठीक है, एक्सटेंसिव क्या होता है, जो कि मास डिपेंडेंट होता है। तो आप यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से 30 का आंसर तो डी दिया है सही, इज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड एंड नॉट ऑन द स्टेट, पाथ पे डिपेंड करता है क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, पाथ डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 का, एक सेकंड 30 बोला, एक सेकंड ये मैं गलत बात, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का बात कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ठीक है, ये उसका बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि एक्सटेंसिव हम लोग को पता है कि मास डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मास ही हो गया इसका, अब वॉल्यूम हो जाता है, एनर्जी सारा हो जाता है, जितना तरह का एनर्जी हो जाता है, एंथैल्पी हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाता है, सारा जो है मास पे डिपेंड रहता है। मास अगर हम लोग घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, एक की जगह चावल हाफ कर देंगे तो इधर आ जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, एसएससी जेईई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला गया है, द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय दी एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स, ओरिएंटेशन, कैरेक्टर ऑफ द मोशन। देखो इसका मैं अगर बात करूंगा तो मान लो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पूरी तरह से स्टेशनरी रहता है। वहीं बात करूंगा अगर लिक्विड में, तो लिक्विड में जो है थोड़ा बहुत मोशन करता है। वहीं अगर बेस का बात करूँ, गैस बहुत ज़्यादा मोशन करता है। तो ये सब चीज़ जो हम लोग किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं मैटर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, कितना किसमें मोशन करता है, तो ऑन क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ द मोशन इज द करेक्ट आंसर। 32, वर्क इज कंसिडर टू बी द सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द हीट एनर्जी, बिकॉज देखो वर्क जो होता है ना और जो हीट, इन दोनों का बात यहाँ पे कर गया है। वर्क को हम लोग पूरी तरह से फुल्ली जो है वो कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं हीट पे, फुल्ली हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट हीट पे, लेकिन हीट जो है हम लोग फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वर्क में। इसीलिए जो है हम लोग वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये क्या हो जाता है, हाई ग्रेड एनर्जी होता है। ठीक है, और जो मेरा हीट होता है वो मेरा लो ग्रेड एनर्जी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वर्क को पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में, लेकिन हम लोग हीट को पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए देखते हैं हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन लिखते हैं डेल यू इज इक्वल टू लिखते हैं डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग जो हीट था वो पूरी तरह से क्या कन्वर्ट कर पाए, नहीं कर पाए वर्क डन में, यहाँ थोड़ा बहुत इंटरनल एनर्जी भी आ गया, तो इसीलिए हीट क्या हो गया मेरा, लो ग्रेड एनर्जी हो जाता है। समझ आया, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 32 का देखिए यहाँ पे दिया है, वर्क इज कंसिडर टू बी सुपीरियर, वर्क जो होता है मेरा हाई ग्रेड एनर्जी होता है। क्यों, एज कम्पेयर टू हीट, बिकॉज वाइल वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द हीट इट 2 बार लिख दिया है, और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, बेसिकली कोमा लग जाएगा, हीट कान बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू एंड हो जाएगा, और हो जाएगा, या फिर नाइदर, मतलब यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, वाइल वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट यहाँ बट आ जाता, बट हीट कांट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये आप लोग समझदार समझ जाइएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं।
द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल टू फ्लो व्हेन कोल्ड इज नोन एज। अच्छा बताओ कि इसमें बोल रहा कि कौन सा ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर हो जहाँ पे ऑयल जो रहता है वो मेरा फ्लो करने लगता है लोअर टेम्परेचर में, तो इसको हम लोग पोर टेम्परेचर बोलते हैं। पोर टेम्परेचर जहाँ पे हम लोग उड़ेलते हैं ना किसी चीज़ को, किसी बॉक्स में रखा हुआ, उसका एनर्जी ठीक है, टेम्परेचर भी सही है, और जब हम लोग किसी चीज़ को बर्तन में डाल दिए उसके बाद भी उसका टेम्परेचर फिक्स रह जाता है, उसको आइसोलेट कर देंगे तो, लेकिन जब हम लोग पोर करते हैं, उड़ेलते हैं, तब जो है उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, कैलोरी इज द मेजर ऑफ, कैलोरी क्या होता है? देखो आप लोग जिम में जाते हैं मेहनत करने के लिए, जिम बॉडी बनाने के लिए, वहाँ पे हम लोग को पसीना निकलता है। पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी लॉस होता है क्यों? बिकॉज वहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो कैलोरी हम लोग क्या मेजर करते हैं? क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं ना भाई आज हम लोग इतना कैलोरी बर्न किए, तो कैलोरी बर्न किए मतलब हम लोग हीट, मतलब पसीना निकालते, इतना मैंने मेहनत करके निकाला, तो क्या होता है? हीट ही तो होता है, हीट के फॉर्म में ही तो निकलता है ना। बात समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच मैनोमीटर इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि पीजोमीटर को हम लोग जो है क्या मानते हैं? सिंपल मैनोमीटर मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं हम लोग? सिंपल मैनोमीटर मानते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। कहते हैं क्वेश्चन 37, द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर इक्विवेलेंट टू 60 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम विल बी। यहाँ पे हाइट कॉलम का बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डेंसिटी इंटू हाइट का देखेंगे, इंटू ρ2 इंटू H2 देख लेंगे। इतना हम लोग देख लेंगे। तो H2 यहाँ पे फाइंड करना हमको, क्योंकि यहाँ पे इसका डेंसिटी दिया है और इसका डेंसिटी मुझे पता करना है। तो अगर मैं पता करूँ तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा? H2 इक्वल टू पहला का डेंसिटी कितना दिया है? तो ये मर्क्यूरी का हम लोग को कितना बता? 13600 एंड इसका हाइट कितना दिया? 60 दिया है। और वाटर का हम लोग को क्या दिया? यहाँ पे हाइट दिया है ना, वाटर का हाइट दिया है क्या? नहीं दिया है, बट वाटर का डेंसिटी मुझे पता है, तो कितना होता है? 1000 होता है। तो डेंसिटी यहाँ पे 1000 पुट कर दीजिए। यहाँ से 0 खत्म, यहाँ से 0 खत्म और एक 0 गया, तो 136 इंटू 6 हो जाएगा कितना? 616। और ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? यहाँ पे किससे निकाला? ρ1 इक्वल टू ρ2 H2 से। तो यहाँ पे H2 का वैल्यू निकालना था, इसको हम लोग नीचे ले गए डेंसिटी, और यहाँ पे ऊपर में डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ हाइट, और नीचे में डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे निकल में गया मेरा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा? ए नंबर आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, क्या हो जाता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के इक्वल हो जाता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ इक्वल के फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ में देख चुके हैं। 40 में क्या बोला गया है? इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर द मेजरिंग ऑफ। अगर हम लोग सिंगल इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज़ करेंगे ना, तो उसका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ऑलवेज स्मॉल मेजरमेंट के लिए, स्मॉल जो प्रेशर होता है मेजरमेंट उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीजोमीटर यूज। पीजोमीटर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई? तो पीजोमीटर आप लोगों को पता होगा कि गेज प्रेशर को, जो यानी कि वेरी लो गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीजोमीटर, जो कि एक सिंपल टाइप का मेजोमीटर होता है। जिससे पहले भी इसका क्वेश्चन आया था कि जो सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो कौन सा मैनोमीटर होता है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेजर दी गेज प्रेशर ऑफ द लो इंटेंसिटी। ठीक है, लो इंटेंसिटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे मॉडरेट भी कर सकता है, लेकिन बेसिकली इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं लो इंटेंसिटी के लिए, लो प्रेशर के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 द मैनोमीटर आर यूज टू मेजर दी। मैनोमीटर किसका यूज़ करते हैं? तो भाई मैनोमीटर तो हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम लोग? प्रेशर को मेजरमेंट करने करते यूज़ करते हैं हम लोग मैनोमीटर का। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बी और करेक्ट आंसर। ओके, फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर। देखो ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। प्रेशर इक्वल टू क्या था? फोर्स अपन एरिया होता है, तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो बच्चा क्वेश्चन पूछा गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम इज कितना होता है? तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये अगर कॉलम के टर्म में लिया जाए तो 10.30 होता है मीटर। क्या हो जाता है? 10.30 होता है। समझ आए? अब ये आया कहाँ से अगर आप पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता होगा ना, प्रेशर इक्वल टू ρgh होता है, ये चीज़ तो पता होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात कर रहा है, तो यहाँ पे एटीएम प्रेशर क्या था? 1 ATM प्रेशर इक्वल टू, तो ये होता है 1013
25 इज इक्वल टू रो मुझे कितना पता है, रो मुझे पता है वाटर कॉलम का बात करा तो 1000 होता है, तो यहाँ 1000 पुट कर दिए। जी का वैल्यू आपको पता है 9.81 होता है, इनटू हो जाएगा एच, तो एच ही निकालना है ना, तो पूरा का पूरा को आप इधर ले आइए, इस पॉइंट को अगर डिवाइड में ले आइएगा यहाँ पे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी नंबर आएगा। 45 1 टोर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, 1 टोर प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, देखो 1 टोर जो प्रेशर होता है उसका आपको पास्कल में ही पूछ सकता तो हो जाता 133 पास्कल, लेकिन आपका मर्क्यूरी के फॉर्म में पूछेगा तो ये होता 1 mm ऑफ Hg, मतलब मर्क्यूरी, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। पास्कल के फॉर्म में रहेगा तो याद रखिएगा 133 होता है, जो कि देखिए बिहार जेईई में पूछा गया था ये 2012 में। फिर से बिहार जेईई का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो है ये किस फ्लो के लिए बोल रहा है, कौन किस तरह का जो फ्लूइड का है वो फ्लो होगा। तो इसका अगर आंसर आप देखिएगा तो ये बेसिकली आपका होता है, देखो यहाँ पे दिया गया इन अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप इन अ रेस्ट, देखो रेस्ट में होता है लेकिन फ्लूइड बोला गया, यहाँ लिक्विड दे गया, तो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे इन अ लिक्विड सॉरी इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, रेस्ट में होता है तब पास्कल लॉ जो होता है वो रूल जो है फॉलो करता है, बट यहाँ पे लिक्विड दिया गया है, बट यहाँ ऑप्शन देख के यही आंसर होगा, बाकी तो फ्लो है। ठीक है, ये भी फ्लो हो रहा है तो रेस्ट में होता है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, बी। 49 देखो 46 के बाद जो है 47 48 जो है वो रॉन्ग था इसलिए इसको हटा दिया गया बाद में। 49 इफ द डेप्थ ऑफ बॉडी इमर्ज इन सम लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस इंक्रीजेज देन द टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी डिक्रीज रिमेन द सेम, बी अनप्रिडिक्टेबल और इंक्रीज, क्या उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, मान लो ये मेरा है सरफेस ऑफ वाटर, ये मेरा कोई क्यूब है जो बॉडी है जो इमर्ज है वाटर में, अब बोल क्या रहा है लिक्विड फ्री सरफेस इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है डेप्थ इसका बढ़ाया जा रहा है, यानी कि मान लो फोर्स वगैरह प्रेशर देके इसको हम लोग दबा के अंदर घुसा रहे हैं, तो बोल रहा कि बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो अगर मैं इसको फोर्स लगा के ज़्यादा यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम भी तो इसको आई मीन अपथ्रस्ट लग रहा है, नीचे से अपथ्रस्ट एक फोर्स लग रहा है, वॉल्यूम में जो भी इसका वॉल्यूम होगा उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जितना प्रेशर लगा रहे हैं उतना अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर जो रहेगा वो मेरा हो जाता है इंक्रीज कर जाता है, टोटल प्रेशर क्या हो जाता है मेरा इंक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि जो देखो जैसे जैसे मेरा वेट जो होगा नीचे चलते जाएगा, ऊपर से प्रेशर लगाते जाएंगे हम लोग ब्लॉक में जो भी रहेगा पानी के अंदर, तो जैसे अंदर वो घुसेगा तो नीचे से मेरा जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो मेरा लगते जाता है, और अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है, ये मेरा होता है रो जी इंटू भी, क्या हो जाता है रो जी इंटू वी। हमको पता वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 1000 होता है, तो ये तो मेरा फिक्स रहेगा, और जी का वैल्यू 9.8 होता है 81 होता है, ये भी तो मेरा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरा अगर फोर्स मेरा बढ़ा रहे हैं, अपथ्रस्ट फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी मेरा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो मेरा अपथ्रस्ट फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच बार। देखो इसका ढेर सारा क्वेश्चन पूछा, सारा मैं बता देता हूँ। जो आपका 1 ATM होता है ना, 1 ATM ये इक्वल टू हो जाएगा 1.01325 बार में पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा आंसर। ठीक है, मीटर में अगर बोलेगा H2O मीटर में तो 10.3 मीटर ऑफ H2O हो जाता है। अगर मेर्क्यूरी के फॉर्म में पूछेगा तो हो जाता है कितना 760 mm ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है। कितना हो जाता है 760 ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है। अगर किलो पास्कल में पूछेगा तो बस ये बार है, पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाता है 101.32 किलो पास्कल। तो ये सब जो 1 ATM इक्वल टू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा बार में पूछा तो बार का पहला नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या बोल रहा है, मीटर ऑफ H2O का बात कर रहा है। 1 ATM इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ H2O। अगर सी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। अगर मैं बात करूँ थर्ड डी नंबर में तो 1 ATM इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, राइट।
तो चलिए कैसा सेशन लगा ज़रूर बताइएगा। तो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कीजिए उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट को लाएंगे। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ए प्रिपरेशन। डेली कीजिए, मेहनत कीजिए, 100% हम लोग सक्सेस करेंगे। बाय बाय।